शिक्षक के रूप में। और जब उनका बायोडाटा और तमाम उपलब्धियाँ उनकी बात कर रहे थे तो लगा कि ऐसे भी युवा हैं और इस तरीके से। और सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि जो आदमी बोल नहीं पाता है वो अपने कर्मों से, अपने चिंतन से, अपने विचारों से समाज में पहचान है। जो आदमी बोलना सीख जाता है फिर करना उसका थोड़ा कम हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही रहे, हम बोलना। और आज के समय में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बोलने की है मोबाइल। हम बोलना सीख गए। मैं किस तरीके से शुरुआत करूं, क्योंकि बहुत छोटे थे तो शायद बीएससी, एमएससी और शादी तक भी शायद हमने बोलना नहीं सीखा और बोलना नहीं पाते थे, या ऐसे पारिवारिक माहौल होता था कि हर कोई बड़ा है, हर कोई कुछ है तो बोलना नहीं आया। और शादी के बाद तो फिर स्वाभाविक रूप से बोलना, जितना कुछ आता भी था वो भी कम हो गया। लेकिन आज के समाज में अगर आप देखें तो हर कोई सुबह से शाम तक घर के अंदर से हो चाहे बाहर हो बोल रहा है। मैं बस से हफ्ते में 2 या 3 दिन पौड़ी जाता हूँ तो पूरी बस में कई लोग ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड उनको देना चाहिए कि श्रीनगर से शुरू होते हैं और पौड़ी बस स्टेशन पे वो खत्म होते हैं। और बहुत मतलब क्या बोलते हैं पहाड़ी में ढाई लगा के। तो मैं नवीन जी को बधाई देता हूँ कि वो बोलना उनके शिक्षक में नहीं है, वो उनके काम करना है। भाई शिवशिक नेगी जी, आदरणीय शशिधर पोखरियाल जी, आदरणीय उमा घेंडाल मैडम जी, मेरे सर, मेरे तमाम मित्र। ये कहा गया कि कुकसाल जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मैं भी नवीन भाई के ही बिरादरी में हूँ क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना एक शौकिया के रूप से उसमें रुकना भले ही हो। शिवदर्शन सिंह नेगी जी, मुझे याद है कि मई 2006 में जब एनसीएफ में सीआरटी में था तो सहयोग से मुझे एनसीएफ 2005 के संयोजन का जिम्मा मिला और नई किताबों को जो तैयार करने का एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का मौका लिया। तो जैसा नेगी जी ने कहा और तमाम वक्ताओं ने कहा कि उनकी बात ही ऐसी होती थी कि एकदम डांट रहे हों या उत्तेजित अवस्था में बोल रहे हूँ। जब पहली मीटिंग में गया, निश्चित रूप से किसी सरकारी बैठक में एक अफसर के सामने जो भी है तो बोलना अच्छा बहुत नहीं लगता। तो हमें भी लगता था। मुझे जब पहली बार उनको देखा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि रात को जब सांस्कृतिक प्रोग्राम और तमाम बातों में, और वो अनिल पांडे जी की बड़े नज़दीकी थी, और जब पांडे जी ने कहा कि ये इस तरीके से शिक्षक हुए तो मैं नतमस्तक हो गया उनकी बातचीत को लेके। और फिर उसके तुरंत बाद मजाकोट स्कूल में आना, जब उन्होंने कहा कि इस तरीके का स्कूल है, और पांडे जी ने बिल्कुल आदेशित किया कि आप तुरंत जाओ और देखो कि किस तरीके से स्कूल होता है। और वाकई जो एक परिकल्पना थी जिसको हम अपने मन में सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा स्कूल देख के, और मुझे उस मजाकोट जैसा स्कूल दूसरा देखने को नहीं मिला अभी तक। ये लगभग 6 से लेकर के आज 2024 तक का तमाम बातें कहेंगे, केवल उनको दोहराना होगा। और उसके बाद जो उनसे साथ जो रिश्ता जुड़ा उनके इस लोक से जाने तक का एक बड़े भाई के रूप में, और इसलिए भी क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे। श्रीनगर में मेरे बड़े भाई और वो दोनों साथ साथ पढ़ते थे। शिवदर्शन सिंह नेगी जी को देख के मुझे हमारे एक मित्र, हमारे एक अग्रज चमनलाल प्रद्योत जी की याद आती है। वो भी स्वर्गीय हो गए हैं। घोड़ीखाल के पास भ्यूली तली या कोई गांव है। ठीक वही स्थिति कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, और जैसे ये कहा गया कि 7th में उन्होंने वो किया। चमनलाल प्रद्योत जी भी घोड़ीखाल, अगर आपने देखा है तो उसके सामने एक प्राइमरी स्कूल, अब शायद हाई स्कूल हो गया होगा, वो सामने एक स्कूल दिखाई देता है। तो वो क्योंकि शिल्पकार वर्ग में थे, पढ़ाई लिखाई अभाव थे, बहुत कोई समाज समझाने वाला नहीं था,
तो वो गाय लेकर के उस धार में बैठे रहते थे प्रद्योत जी, सारे गांव की गायों को लेकर के, और उधर स्कूल चलता रहता था। पहाड़ी जो स्कूल प्राइमरी स्कूल है वो जोर जोर से पहाड़ी 2 एकम 2 या 4 या कविता भी बोल रहे हैं तो बड़ी जोर जोर से पढ़ाया जाता था। आज से 70-80 साल पुरानी बात होगी। तो वो केवल सुनते थे, और जब बच्चों की छुट्टी होती थी वो भी अपने जानवरों को लेके बच्चों के साथ, तो उन्होंने लिखा कि बच्चों के कंधों पर तो बस्ते होते थे और मेरे जिम्मे जो है वो डंगर होते थे। लेकिन किसी भद्र पुरुष, किसी एक सज्जन व्यक्ति ने जब उस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना तो उनको क्लास 4 में सीधा एडमिशन मिला, और फिर बाद में वो डीजी पुलिस करके रिटायर हुए उसमें, और एक बड़ी विभूतियाँ बनी। ठीक ऐसी ही स्थितियाँ रही कि अभाव से बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे पहाड़ से निकले इस तरीके से। एक शिक्षक के रूप में जब मुझे शिव दर्शन सिंह नेगी जी दिखाई देते हैं तो एक चीज़, बहुत सारी कहानियाँ और बातचीत आए तो एक देश का उदाहरण मेरे सामने आता है। उसमें कहा गया कि वो बहुत अच्छा स्कूल था, नाम था उसका और बड़ा हुआ, तो उस देश के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि मैं उस स्कूल में जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, प्रेसिडेंट किसी स्कूल में जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी उस स्कूल के लिए। लेकिन उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने पहले ही अवस्था में कहा कि अच्छा हो कि प्रेसिडेंट हमारे स्कूल में ना आए। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक प्रेसिडेंट किसी स्कूल में अपनी इच्छा से जा रहे हैं और वहाँ के हेडमास्टर चाहते हैं कि वो उनके स्कूल में ना आए। जब उनको समझाया गया, अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, प्रोटोकॉल था, आना ही था, तो उन्होंने कहा कि उनके आने से पहले मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ अकेले में, और उसके बाद वो मेरे स्कूल में आए। तो ये बात उनके प्रेसिडेंट तक पहुंचाई गई कि सर उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे, देखिए कितना बड़ा नैतिक बल रहा होगा, कितनी बड़ी ताकत उस आदमी के अंदर रही होगी कि जो एक राष्ट्रपति को भी आने से पहले शर्त लगा के उससे बात करते हैं। तो उस प्रेसिडेंट ने भी सुना तो पहले अटपटा लगा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात होगी जिस कारण वो अपनी बात मुझसे कहना चाहते हैं आने से पहले। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि सर आप पूरे देश के सबसे पहले नागरिक हैं और सब आपके सामने हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन आप मेरे स्कूल में आएंगे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप मेरे स्कूल में आए, मेरे बच्चों के बीच में जब आपका एंट्री होगी, जब आप आएंगे तो आप मुझे नमस्कार करें, मैं आपको पहले नमस्कार नहीं करूं, आप मुझे नमस्कार करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं आपको नमस्कार करूंगा, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सर जो मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे स्कूल के जो अध्यापक हैं, मेरे स्कूल के हैं, तो ये जो बच्चे 400-500 बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए अध्यापक से बड़ा कोई दूसरा नहीं। आज उनके मन मस्तिष्क में जो टीचर है, बच्चा भी जब छोटा है, नहीं मैडम ने कहा, अगर गलत भी लिखा है तो आप अपने बच्चों को समझाए, वो कहता है कि नहीं मैडम ने कहा है, मतलब उसके दिमाग अमिट है। अगर वो देखेंगे कि मेरा अध्यापक, मेरे शिक्षक, मेरे प्रधानाचार्य, हेडमास्टर किसी दूसरे व्यक्ति के आगे झुक रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज्यादा बड़ा है, फिर वो शिक्षक नहीं बनना चाहेंगे, वो हमारा जैसा नहीं बनना चाहेंगे, वो आपके जैसा पावर मोटिवेशन के रूप में। तो शिक्षक तो एक अचीवमेंट मोटिवेशन है, दूसरे के अंदर मोटिवेशन प्राप्त करता है, और आप पावर के सेंटर हैं। तो वो बच्चे, उनको अभी उनके मन मस्तिष्क अवचेतन दिमाग में अभी ये बात धर जाएगी कि हमारे टीचर से भी बड़ा कोई दूसरा है। आप सोचिए कि जब एक बच्चा आपके स्कूल में आता है, एक अध्यापक एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के आपके स्कूल के दहलीज में लाता है, तो वो बच्चा अपना नहीं लाता, वो अपनी पूरी
आने वाली जिंदगी के सारे सपने, सारे पूरा जितना उसने सोचा होता है जीवन के बारे में मृत्यु पर्यंत तक, वो सब के सब आपके चरणों में लाता है, आपको सौंपता है, अध्यापक को सौंपता है। वो केवल इसलिए नहीं लाता, वो बात अलग है कि हम माँ बाप ऐसे हो गए कि आजकल अपने बच्चों को नौकरी और कैरियर और तमाम चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में इसको समाज में कैसे उभरना है, ये हम माँ बाप होते हुए भी अपने बच्चे के प्रति, हम दूसरे के बच्चे की बात क्या करें, अपने बच्चे के प्रति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब एक बच्चा अपना अभिभावक आपके पास आता है तो सोचिए उसकी आंखों में, गार्जियंस की, उसकी माँ के आंखों में पूरे जीवन के सपने सब कुछ लगा देते हैं दांव पे। आपके पास इस उसमें कि शिक्षक से बढ़कर कोई नहीं है, ये तमाम चीजें। लेकिन इसकी भी एक उलट है। एक पेरू, जैसे साउथ अफ्रीका का देश, एक छोटा सा देश है, उसके एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, उनका वाकया है कि जब वो बहुत छोटे थे, गांव में रहते थे, गरीब परिवार से थे, किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने सेकेंडरी तक पढ़ा होगा और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उनको नेशनल स्कॉलरशिप मिली। और जब स्कॉलरशिप मिली तो बहुत बड़ी बात थी उस पूरे इलाके के लिए, उस पूरे समाज के लिए, कि एक छोटे से तबके से निकला हुआ एक बालक आज इतनी बड़ी स्कॉलरशिप के लिए बाहर जा रहा है और उसमें जा रहा है। इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो जब वो जाने लगे अपने गांव से, अपने घर से, तो उन्होंने देखा कि उनको सीएम करने के लिए सब तो आए, लेकिन उनकी मां नहीं। उनकी मां उनको विदा करने नहीं आई। तो ढूंढा गया कि मां कहां गई, मां कहां गई, क्योंकि बिना मां से मिले हुए तो वो जा नहीं सकते थे। तो ढूंढा गया तो पता लगा कि वो घर के किसी कोने में चुपचाप बैठी रो रही है। तो वो गए उनके पास और पूछा उनसे कि क्या कारण है कि तुम मेरे को विदा करने नहीं आए। तो पहले शायद उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन जब बहुत किया तो उन्होंने कहा कोई ना कोई कारण है जिस कारण से तुम, जबकि हर आदमी खुश है, पिता खुश है, सारा लोग इलाके के सारे खुश हैं। तो उसने, उसकी माँ ने जो बात कही, वो आज की शिक्षा व्यवस्था पे हम देखते हैं कि यही स्थिति है। उन्होंने कहा बेटा मैं नहीं चाहती कि तू बाहर जाए, मैं नहीं चाहती कि तू ज्यादा पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई कर, बड़ी पढ़ाई कर, क्योंकि आज तक जिसने भी ज्यादा पढ़ा, बड़ी स्कॉलरशिप, वो वापस नहीं आया, उस समाज में नहीं आया, उस समाज का नहीं हुआ। वो बड़े देश में, विश्व में या बड़ी जगह में उसने नाम कमाया होगा, पैसा कमाया होगा, लेकिन फिर वो उसका नहीं रहा जिसका वो था। अब आप लगाइए कि जिसके हम हैं, अगर हम उसके नहीं रहे तो फिर हमारी सफलता का क्या आकलन? जिस मां, जिस पिता, जिस समाज, जिस मोहल्ले, जिस जगह से, जिस गांव से अगर उस जगह मेरे लिए औपचारिक हो गई, उस जगह का मैं नहीं रहा, तो फिर मेरी सफलता, मेरी तमाम चीजें किस काम की? तो उसने कहा कि तेरा चाचा, तेरा भाई, या बहुत सारे, उसकी मां ने उदाहरण दिए कि इन सब ने भी पढ़ाई की, और पढ़ाई करके हम सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, कहीं सुनते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हो गए, लेकिन अब वो वापस इस हमारे समाज की पहचान नहीं है उनकी। हमारी पहचान और उनकी पहचान अलग हो गई, और ऐसा ही तू भी हो जाएगा। तो बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ से ये वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा, मैं पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, सब काम करूंगा, लेकिन अपने समाज से ही जुड़ा रहूंगा, अपने गांव से जुड़ा रहूंगा और अपने उसमें से जुड़ा रहूंगा। ये एक है। और ये आज के सिर्फ नहीं, और उत्तराखंड के बारे में पीसी जोशी जी, जो दिल्ली इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर है, बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और बहुत कुछ मुझे अगर मोटिवेशन मिलता है, जब कभी मैं अपने घर जाता हूँ या गांव में रहता हूँ, तो वो चीज़ मुझे लाइन पे लगती है। तो वो एक बार किसी इकोनॉमिस्ट थे पीसी जोशी जी, तो विदेश गए, तो वहाँ उनके साथ के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उनको डिनर पे इनवाइट किया। और वो जो इकोनॉमिस्ट थे वो अपने गांव में रहते, अपने जो शहर से 30-40 किलोमीटर दूर
अपने गांव में रहते थे। तो रात को जैसे डिनर टेबल पे बैठे तो बातचीत में उन्होंने कहा कि आप इंडिया में कहाँ से? उन्होंने बताया मैं दिल्ली में हूँ। उन्होंने कहा दिल्ली तो आप दिल्ली के से कहाँ से? तो उन्होंने लगा कि पिछले 50 साल में मेरे को कभी किसी ने पूछा नहीं कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि आप कहाँ से हैं ये एक लोअर मिडिल क्लास का सवाल है। हाई लेवल पे शायद नहीं पूछा जाता है ये सवाल कि आप कौन है, कहाँ हैं। छोटे लोगों में मध्यम वर्गीय उसमें बात है। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मेरे को किसी ने पूछा नहीं था कि आप कहाँ। तो उन्होंने बताया मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा नहीं अल्मोड़ा में भी कहाँ के? तो वो लगे कि मुझे कुछ सेकंड लग गए अपने गांव का नाम याद करने। तो जब मैंने अपने बताया कि मैं देखो ना मेरा गांव है, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि उस गांव के आज की हालत क्या है। अब क्योंकि वो कभी गांव गए नहीं थे जब से पढ़ाई लिखाई के बाद, लेकिन सुनने में आपस में अखबारों से या तमाम बताया उन्होंने कहा कि गांव में बुरी हालत है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तमाम चीजें जितने। तो उनका छूटते एक जवाब था कि ये सब तो आपके गांव में है, तो फिर आपका इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट बनने का क्या फायदा? तो उनको लगा कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, ये गांव इसी गांव में मैं पैदा हुआ, ये जो लोग हैं ये मेरे ही बिरादर हैं। इस गांव का मैं ग्राम पंचायत का एक मामूली सदस्य हूँ, देश का इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य हूँ और उसी रूप में काम करता हूँ। मेरी उन्नति और गांव की उन्नति में ज्यादा अंतर नहीं। मैं भी आगे बढ़ा तो मेरा गांव में भी थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी उसकी गति कम हो, मैं ज्यादा आगे बढ़ गया हूँ। मेरा समाज और मेरा गांव उतनी उन्नति न कर पाया जितना कुछ किया मैंने अपने गांव और इसी परिवेश में रहकर के। आज अगर हम पहाड़ की बात करें, आज हम अपने गढ़वाल कुमाऊं की बात करें, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति यहां से हुए, लेकिन वो व्यक्ति ही बड़े हुए, समाज आगे नहीं बढ़ता। नामों की फेरियत में आता है पौड़ी से इतने फला 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 फला, हम उसी से गर्वान्वित हैं, लेकिन जो समाज जिससे वो निकले हुए लोग थे, जिस अभाव से वो निकले हुए लोग थे, वो पीछे मुड़ना उनकी फितरत में नहीं रहा, या उनको सहयोग नहीं मिल पाया, या उनको सौभाग्य नहीं मिल पाया। तो हमारा समाज, हमारे उत्तराखंड में व्यक्ति तो आगे बढ़ गया, लेकिन समाज पीछे छूट गया। और शिव दर्शन सिंह नेगी जी एक इस तरीके की विभूति थे कि जिन्होंने अपने समाज को, उन अभावों को, उन गरीबी को, वो जब अपने गरीबी के किस्से सुनाया करते थे तो दर्द रहने की स्थिति, क्योंकि हमने वो सब चीजें महसूस नहीं की। तमाम विपत्तियां आए, तमाम चीजों पे आए, और उन सब से लेते हुए मैं जब मजाकोट में गया तो एक मित्र टीचर या जो उसका सहयोग केसर सिंह रावत जी, उन्होंने एक नाम दिया था, जो कि पूरी समर्पण की भावना से उस मजाकोट स्कूल में काम कर थे, केसर सिंह रावत। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा, इस तरीके के लोगों को जोड़ा। ईश्वर ने नियति ने उनको हमसे बहुत जल्दी किया, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है, मुझे लगता है कि हमको वो डोज पूरे जीवन भर की है। जब कभी भी अगर मैं शिक्षकों को याद करता हूँ या तमाम चीज़ें करता हूँ, तो सबसे पहला नाम और सबसे पहली बात वही आती है। मैं दीदी को बहुत ज़्यादा इस बारे में कहता हूँ कि सौभाग्यशाली है कि ऐसे से आपका सहयोग जुड़ा, और इतने बड़े फलक में। वो अलग बात है कि समाज ने उनको उस रूप में ले, हमारा समाज बड़ा सेल्फिश है। अनिल जी साक्षात उदाहरण है कि हम समाज से लेने की कोशिश तो करते हैं। आज भी मैं 65-66 साल का, या भाई साहब है, तमाम है, तो लोगों की अगर आप देखो पूरी तरीके से चेहरे में कि मुझे कहाँ से कितना मिले, मान सम्मान, पैसा, पद, सब, लेकिन जिस समाज में अब तो कम से कम ये स्थिति आ गई है कि लौटाने की स्थिति है। मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ तो मैं अपने माता पिता या शिक्षकों के ही बदौलत नहीं पहुंचा हूँ, पता नहीं कितने असंख्य लोगों के बदौलत पहुंचा हूँ। और वही प्रेरणा
लेकर के उसको वापस करने की जो चीज़ें हैं, और शिव दर्शन नेगी जी उसी भूमिका में, उसी रूप में हमारे सामने थे कि वो किस तरीके से अपने समाज को रोकते हैं। उनकी जो किताब है, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन उनके साथ बैठे बैठे मुझे लगता था कि मैं भी MSc पास हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका उस पर अध्ययन था, समर्पण था। आप सोचिए कि जब उनको 2004 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार की क्या होती है, लोग फाइल बनाते हैं, तमाम कर, उन्होंने साफ कहा कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा, मैं कोई फाइल नहीं बनाऊंगा, मैं कोई अपने बारे में नहीं लिखूंगा। आप सोचिए कि NN पांडे जी ने पूरे विभाग के उसमें स्वयं फाइल बनाई, स्वयं अनुशंसा की। पहला उदाहरण है कि जो डिपार्टमेंट ने अनुशंसा से और किया। जब राष्ट्रपति कलाम साहब से उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इतना बड़ा सौभाग्य हुआ कि जब उनको कलाम साहब को बताया गया, तो कलाम साहब ने उनको अलग से बैठाने के लिए, अलग से बात करने की बात करी। एक बहुत बड़ा बात है कि उनके साथ वो करना, तो इतनी बड़ी विभूति है, लेकिन हमारे अपने समाज ने उनको नहीं पहचानता। वो तो समाज का कर्तव्य था ना, समाज को चाहिए था कि ऐसी विभूतियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे उनके दुख दर्द को किस रूप से लेके लवाएंगे। लेकिन जितना कुछ है, मैं भाई संदीप रावत जी, और संदीप को जब मैं देखता हूँ तो बिल्कुल साइलेंट, बोलते हैं ना कि कमियाँ बोलती हैं, काम खामोश रहता है। ये लाइन संदीप पे बिल्कुल फिट होती है कि कमियाँ खटखटाती हैं, लेकिन उनका चेहरा भी और पूरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शांत, बिल्कुल बोली, कोई मुस्कुर नहीं। तो संदीप रावत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बार बार उनसे कह रहा था, जैसे अनिल ने कहा कि यहाँ पे बिठा के, मैंने उनसे कई बार कहा कि भाई तुम मेरे को मत बिठाओ, मैं कार्यक्रम में जरूर आ जाऊँगा एक श्रोता के रूप में, लेकिन इस रूप में, लेकिन वो माने नहीं। तो संदीप रावत जी जिस मिशन से, जिस समर्पण भाव से और जिस चीज़ों से, जो उनके काम के प्रति जो इतनी निष्ठा और इतना समर्पण दिखता है कि वो बहुत कम लोगों में दिखता है। बहुत कम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं संदीप रावत जी, उनकी पूरी टीम को, पूरे आखर परिवार को, क्योंकि मैं खुद दे रहा, और जब गोविंद चातक जी जो सम्मान आप लोग देते हैं या तमाम चीज़ों को वो करते हैं, बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को, आप सबको कि आपने सुना। और क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, मैं एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूँ।